श्वसन क्रिया के दौरान जो ऑक्सीजन गैस हमारे शरीर में प्रवेश करती है वह अंततः जाती कहाँ है? कभी आपने सोचा है क्या? यह ऑक्सीजन गैस फेफड़े की दीवार में स्थित रक्त वाहिनियों में उपस्थित रक्त के द्वारा अवशोषित होकर शरीर की प्रत्येक जीवित कोशिका में पहुंचाई जाती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सभी कोशिकाओं में भोजन का विखंडन होता है, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है और उस ऊर्जा का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में अपने विभिन्न क्रियाकलापों में करते हैं। अच्छा, साथ ही इस क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनती है, जो पुनः रक्त के माध्यम से फेफड़ों तक पहुंचा दी जाती है। तो जो ये परिवहन होता है हमारे शरीर में, इस परिवहन के दौरान कौन कौन से अंग इसमें काम करते हैं और किस प्रकार काम करते हैं, आज की लाउड स्पीकर कक्षा इसी पे आधारित है। आज का विषय है जंतुओं एवं पौधों में परिवहन। हमारे शरीर में हृदय, रक्त वाहिनियाँ और रक्त मिलकर इस परिवहन के कार्य को करते हैं। हृदय के संबंध में पहले भी चर्चा हो चुकी है। आज हम चर्चा करते हैं रक्त की। जब कभी हमारे शरीर में चोट लग जाता है या खरोंच आ जाती है तो लाल रंग का एक पदार्थ बाहर निकलने लगता है। उससे हम सभी परिचित हैं। उसी को रुधिर, रक्त, ब्लड कहा जाता है। रक्त सभी कशेरुकीय जंतुओं में पाया जाता है। मछली, मेढक, छिपकली, चिड़िया, बकरी, कुछ अकशेरुकीय जंतुओं में भी रक्त पाया जाता है, परंतु वह लाल रंग का न होकर रंगहीन या अन्य रंगों का होता है। रक्त ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। मनुष्य के रक्त में दो भाग होते हैं, रक्त कणिकाएं और प्लाज्मा। सबसे पहले रक्त कणिकाओं पर चर्चा किया जाए। रक्त का लगभग 45% भाग रक्त कणिकाओं से बना होता है। ये 3 प्रकार की होती हैं: लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और रक्त प्लेटलेट्स। लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाएं गोल, तस्तरी नुमा तथा दोनों ओर से पिचकी हुई होती हैं। प्रत्येक लाल रक्त कणिका प्लाज्मा झिल्ली के आवरण से ढकी होती है और केंद्रक विहीन होती है। इसमें हीमोग्लोबिन नामक रंग युक्त प्रोटीन होती है। ये रक्त को लाल रंग प्रदान करती है। हीमोग्लोबिन नाम याद रखिएगा। इनका जीवन काल 100 से 120 दिन का होता है। लाल रक्त कणिकाएं शरीर में अस्थियों की अस्थि मज्जा में बनती हैं। भ्रूण में ये कणिकाएं यकृत तथा प्लीहा में बनती हैं। इनके कार्य क्या हैं? मानव शरीर में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का कोशिकाओं तक आदान प्रदान रक्त के द्वारा होता है। रक्त की लाल रक्त कणिकाएं ही ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड से बंध बनाकर उनका परिवहन करती हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं
ये लाल रक्त कणिकाओं की अपेक्षा बड़ी तथा केंद्रक युक्त कणिकाएं होती हैं। ये कणिकाएं अमीबा के समान, अमीबा से आप लोग परिचित हैं, पहले भी इसके संबंध में बताया जा चुका है। अमीबा के समान अनियमित आकार की होती हैं। इनमें कोई वर्णक नहीं होता है, इसलिए ये रंगहीन होती हैं। ये प्लीहा में बनती हैं। इनका जीवन काल 1 से 4 दिन का मात्र होता है। ये कणिका कई प्रकार की होती है। इनके कार्य क्या हैं? शरीर को जब भी कोई रोगाणु या दूसरा परजीवी प्रभावित करता है तो श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है और ये प्रतिरक्षा का कार्य करती हैं, जिससे शरीर में रोग उत्पन्न नहीं हो पाता। श्वेत रक्त कणिकाएं शरीर में अशक्त तथा टूटी हुई कोशिकाओं का भक्षण कर रक्त की सफाई भी करती हैं। अब प्लेटलेट्स या इसको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। रक्त प्लेटलेट्स आकार में बहुत छोटी, केंद्रक विहीन, द्विउत्तलीय, प्लेट नुमा होती हैं। 1 घन मिलीमीटर रक्त में इनकी संख्या लगभग 2 लाख से 5 लाख तक होती है। इनका जीवन काल 8 से 10 दिन का होता है। इनका कार्य क्या है? रुधिर या रक्त प्लेटलेट्स रुधिर का थक्का बनने में सहायता करती हैं, जो चोट लगने के कारण लगातार होने वाले रक्त बहाव को नियंत्रित करने में सहायक होता है। रक्त प्लाज्मा, यह हल्का पीला, साफ, चिपचिपा तथा पारदर्शी तरल पदार्थ होता है। यह रुधिर का लगभग 55 से 60% भाग होता है। सामान्य रूप से इसमें 90% जल और 10% अकार्बनिक एवं कार्बनिक पदार्थ होते हैं। अकार्बनिक क्षारीय लवणों के कारण रुधिर प्लाज्मा क्षारीय होता है। कार्बनिक पदार्थों में प्रोटीन्स, ग्लूकोज, वसा अम्ल तथा हार्मोन्स विद्यमान होते हैं। आइए कुछ और भी जानते हैं। पुरुषों के 1 घन मिलीमीटर रक्त में आरबीसी की संख्या, आरबीसी मतलब लाल रक्त कणिकाएं, की संख्या 55 लाख तथा स्त्रियों में 45 से 50 लाख होती है। मनुष्य के 1 घन मिलीमीटर रक्त में WBC अर्थात श्वेत रक्त कणिकाएं की संख्या 5000 से 9000 तक होती है। ऊंट के रुधिर में लाल रक्त कणिकाएं अंडाकार तथा केंद्रक युक्त होती हैं। डेंगू रोग, यह एक विशेष जाति के मच्छर के काटने से होता है। इसमें प्लेटलेट्स की संख्या कम होने लगती है और जब प्लेटलेट्स की संख्या कम होने लगती है तब इसकी जानकारी का पता लगता है। आइए समझते हैं कि रक्त जमता कैसे है। जैसे किसी अंग के कट जाने पे रक्त बहने लगता है और एक समय ऐसा आता है जब रक्त गाढ़ा होने लगता है और अंत में एक परत की तरह कटे स्थान के ऊपर जम जाता है। तो ये ऐसा होता कैसे है? रक्त का जमना एक रासायनिक क्रिया है। रक्त जमने की संपूर्ण प्रक्रिया विभिन्न चरणों में पूरी होती है। शरीर के क्षतिग्रस्त स्थान की
रक्त कोशिकाएं फट जाती हैं और रक्त बहकर वायु के संपर्क में आता है। क्षतिग्रस्त ऊतकों के रुधिर की प्लेटलेट्स के विघटित होने से एक तत्व बनता है जिससे प्लाज्मा में उपस्थित फाइब्रिनोजन नामक निष्क्रिय प्रोटीन फाइब्रिन में बदल जाता है, जो रेशे की भांति होता है। अनेक फाइब्रिन के रेशे क्षतिग्रस्त स्थान के ऊपर जाल के रूप में जम जाते हैं। इन रेशों में रक्त कणिकाएं आरबीसी या डब्ल्यूबीसी उलझ जाती हैं और क्षतिग्रस्त स्थान पर लाल थक्का जम जाता है और रक्त का बहना रुक जाता है। थोड़े समय बाद क्षतिग्रस्त स्थान से फाइब्रिन जाल से एक हल्के पीले रंग का द्रव निकलता है जिसे सीरम कहते हैं। तो आज की लाउड स्पीकर कक्षा हम यही संपन्न करते हैं। इसका शेष भाग कल बताएंगे। कल की लाउड स्पीकर कक्षा में इसका शेष भाग। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।